गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो आज हम हिंदी विषय में 10th स्टैंडर्ड हिंदी विषय में अध्याय संख्या 21 पहेलियां और मुकरियां पढ़ेंगे, जानेंगे पहेलियां और मुकरियां है क्या। पहेलियां शब्द से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या हो सकता है। पहल करना, किसी भी चीज की खोज करना अर्थात के पहल करना। पहेलियां, मुकरियां क्या हो सकता है। मुकरियां अर्थात मुकर जाना, आप कुछ बोले और अगर आपने उससे सहमति किसी ने जताई कि भाई आप ये कहना चाहते हो, तो आप कह करके मुकर जाओ कि नहीं मैं ये नहीं, मैं तो ये कह रही थी, तो उसको कहते हैं मुकरियां। पहेलियां और मुकरियां ये हिंदी विषय में ऐसे पाठ होते हैं जो बड़े ही आनंददायी होते हैं, मनोविनोद के कारण बनते हैं ये। और मनुष्य को तो जीवन में थोड़ा सा आनंद अनिवार्य होता है, अन्यथा जीवन क्या है, एक तरह से खाज बन जाएगा, है ना। दुखी आदमी कुछ जीवन में कर नहीं सकता, तो ये आनंददायी चीजें होती हैं। दूसरी चीज एक जिज्ञासा को जन्म देती है, मतलब मनुष्य के दिमाग पे जोर पड़ता है, उसकी प्रतिभा और उसकी बुद्धि का उजागर करता है कि आप नहीं उठो और इस विषय में शोध करो, सर्च करो, बुद्धि को थोड़ा दौड़ाओ। तो अधिकांश हमारे हिंदी विषय में पहेलियां और मुकरियां किसकी रचना मिलती है, अमीर खुसरो की। किसकी रचना मिलती है पहेलियों में, अमीर खुसरो की। ये काफी प्रसिद्ध है बच्चों पहेलियां लिखने और मुकरियां लिखने में। अक्सर अगर आप हिंदी विषय में पहेलियों और मुकरियों की जिक्र करेंगे तो आपको जो कवि मिलेंगे वो अधिकांश जो है अमीर खुसरो ही मिलेंगे। इनका पूरा नाम है अबुल हसन यामीन उद दीन खुसरो। इनका जो पूरा नाम है वो है अबुल हसन यामीन उद दीन खुसरो, और संक्षेप में इन्हें कहते हैं अमीर खुसरो। जन्म इनका 1253 ईस्वी पटियाली में हुआ है और मृत्यु बच्चों 1325 ईस्वी दिल्ली में। समाधि जहाँ पे इन्होंने समाधि ली वो दरगाह निजामुद्दीन औलिया का, नई दिल्ली। पिता इनके अमीर सैफ उद्दीन महमूद थे, माता इनकी हजरत बीबी दौलत नाज। बात करें गुरु की तो निजामुद्दीन औलिया। उपाधि इन्होंने क्या प्राप्त की थी, तो बच्चों तूती-ए हिंद। ये जो है इनकी रचना के प्रकार हैं। व्यवसाय, मतलब जो हम अपने जीवन में करते हैं उसे हम व्यवसाय कहते हैं। जैसे मैं टीचर, तो मेरा व्यवसाय शिक्षा देना, मैं एक शिक्षिका हूँ। उसी प्रकार से इनका व्यवसाय, तो ये एक सूफी गायक है, कवि है, कविताओं की रचना करते हैं, संगीतकार, लेखन भी किया है इसलिए लेखक हैं। और विद्वान तो हम इन्हें कहेंगे क्योंकि पहल करने के लिए आपको जो मजबूर कर दे, ऐसी पंक्तियों का निर्माण कर दे, वो विद्वान ही होता है। विषय, किस विषय में इन्होंने अपनी कलम चलाई है, तो गजल, कव्वाली, रुबाई, तराना। गजल आप लोग सुनते हैं, कव्वाली, रुबाई फारसी भाषा की कविता, तराना उसी तरह से होता है। भाषा इनकी, किस भाषा में इनकी रचना मिलती है, तो बच्चों ब्रज भाषा, हिंदी और फारसी, 3 भाषाओं में इनकी रचना अधिकांश मिलती है। रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, यहाँ हमने कुछ देख रखे हैं। मसनवी, किराना सादैन, मल्लोल अनवर, सीरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हस्तबिहिश, नू सिफिर, खुसरो की पहेलियाँ, खालिक बारी, मुकरियाँ, सिंगारी, दो सुखने, गजल, ख्याल, ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं देखने को। हमारे 10वीं कक्षा में जो हमें दिया है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, हमें भी अपनी बुद्धि की प्रतिभा को दिखाना है, तो वो यहाँ कुछ पहेलियाँ हैं। पहेलियाँ हैं, पहला, जूता पहना नहीं, समोसा
खाया नहीं। पहल करना है कि जूता पहना नहीं और समोसा खाया नहीं। क्यों? क्यों नहीं पहना जूता? क्यों नहीं खाया समोसा? उत्तर, तला नहीं था। समोसा इसलिए नहीं खाया गया क्योंकि उसे तेल में तला नहीं गया था। जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि जूते के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं तला, है ना। एक मुहावरा भी है, तलवा चाटना, अर्थात किसी के पैर, आप किसी का हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप उसके तलवे चाटते हैं, तो पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं तला। दूसरा है पहेली, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा। अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा। उत्तर, दाना न था। अब अनार तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अनार एक फल है और उस फल में दाने होते हैं जो हम खाते हैं। तो अनार इसीलिए नहीं चखा क्योंकि उसके अंदर दाना नहीं था, छिलका तो खाना नहीं है। वजीर क्यों न रखा। वजीर कोई क्यों रखता है? क्योंकि उसके अंदर प्रतिभा होती है, बुद्धि होता है, वो राज्य कार्य में सहयोग करता है कि भाई इस कार्य को इस तरह से नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब दाना अर्थात के वजीर में बुद्धि ही नहीं थी तो ऐसे वजीर को रख करके क्या मतलब, इसलिए वजीर को नहीं रखा। दाना का दो अर्थ, एक तो बुद्धि, दूसरा जो है अनार के दाने। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। उत्तर, फेरा न था। रोटी अगर आप तवे पे गैस चालू करके रोटी को रख के छोड़ देंगे तो वो नीचे से एक ही साइड गर्मी आंच लगने की वजह से जल जाएगा। घोड़े को अगर आप फेरते नहीं हो तो वो अकड़ जाता है, अड़ जाता है, फिर उसकी दौड़ में फर्क पड़ जाता है, इसलिए घोड़े को फेरना पड़ता है। पान सड़ा क्यों, पान तई लगा करके सूख ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए आप देखोगे कि पान की दुकान पे अक्सर पान को किसी गीले कपड़े में तई लगा के रखते हैं, लेकिन उसे भी उनको बदलना पड़ता है, फेरना पड़ता है। अगर वो एक से चिपके हुए रहेंगे तो वो क्या करेंगे, चिपक करके सड़ जाते हैं। इसलिए रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, क्योंकि फेरा नहीं था। एक नार के हैं दो बालक दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। उत्तर, चक्की के पाट। आपने चक्की देखी है, घर में इस्तेमाल होने वाली चक्की, उसके दो पार्ट होते हैं। उसके जो बीच की कील आती है जिसके अंदर पत्थर डाले जाते हैं गोल, नीचे वाला हिस्सा जमीन से ज्वाइंट रहता है, ऊपर वाला हिस्सा कील पे रहता है जो कि घूमता रहता है घुमाने पे। तो एक नारी, नारी अर्थात के महिला, वो कील जिसके अंदर दो गोल पत्थर डाले जाते हैं और एक पत्थर जो जमीन से अटैच रहता है वो कभी घूमता नहीं है और ऊपर वाला घुमाने पे घूमता है, जिसकी वजह से आप चक्की में अनाज डालते हो तो एक खड़ा रहता है और दूसरा जब घूमता है तो वो उस अनाज को, गेहूं को पूरी तरह से पीस देता है। इसीलिए कहा है कि एक नारी के दो बालक दोनों एक ही रंग, दोनों एक साइज के होते हैं, एक जैसे बनते हैं। एक फिरे एक ठाड़ा रहे, दोनों एक साथ रहते हैं, एक जैसे है, एक चलता रहता और एक रुका रहता है, फिर भी दोनों संग, उसके बावजूद भी दोनों एक साथ रहते हैं। और वो उत्तर होता है चक्की के दो पार्ट। अगला है बच्चों मुकरियां। मुकरियां क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई कुछ कहता है और जब सामने वाला उस चीज का निष्कर्ष देता है कि क्या आप ये कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, तो कहने वाला अपनी बात से मुकर जाता है, उसको कहते हैं मुकरियां। पहला है, जब मांगू तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन बुझावे। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि सुनो सखी, जब मैं मांगू तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन बुझावे। तपन का क्या अर्थ होगा? तपन का अर्थ जैसा वाक्य होता है बच्चों वैसे कई प्रकार के होते हैं। यहाँ तपन का अर्थ हो जाता है जैसे कि प्यास। तपन का क्या अर्थ होता है यहाँ पे? प्यास।
तपन के दूसरे अर्थ भी होते हैं, जैसे जलन। गर्मी में अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम उसे कहते हैं जलन, या कोई आग से चीजें जल रही हैं तो वहां भी आप कह सकते हो कि उसकी वजह से वहां तपन बहुत है। यहाँ तपन का अर्थ है प्यास। तो जब मांगू तब जल भरिलावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की जो प्यास है बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, है कैसा वो? मन का भारी है, गहरा है और छोटा है। सखी कहती है कि ऐसा सखी साजन, क्या तुम साजन की बात कर रही हो? ना सखी लोटा, मैं तो लोटे की बात कर रही हूँ। वो लोटा जिसमें पानी भर के पिया जाता है, तो मैं लोटे की बात कर रही हूँ, कोई साजन की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा, वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। वो आता है तभी शादी संपन्न होती है, उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। मीठे लागे वाके बोल, वो जब बोलता है तो उसकी जो बोली है वो बड़ी मीठी लगती है। ऐसा सखी साजन, सखी कहती है कि सखी साजन, ना सखी ढोल, मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ, क्योंकि शादी विवाह में बिना ढोल के शादी संपन्न नहीं होती, उसके जैसा कोई दूसरा होता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में तो विवाह में एक ढोल का शुभ अशुभ का एक कार्य भी किया जाता है। विवाह के जब संगीत प्रारंभ होते हैं तो पहले ढोलक रखा जाता है, उसको टीका वगैरह किया जाता है, तो मतलब ढोलक की भी पूजा होती है। ये जो है हमारे वहाँ चलता है। तो पहली सखी कहती है कि तुम किस विषय में बात करती हो? साजन के बारे में बता रही हो? ना सखी ढोल, ढोल बता रही हूँ मैं कि उसके बिना नहीं हो सकता शादी। अति सुरंग है रंग रंगीले, पहली सखी फिर कहती है कि अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला। किसके बारे में बात कर रहा है? कि बड़ा ही सुरंग है, मतलब कई रंगों से भरा पड़ा है, रंग रंगीला है, बड़ा गुणवंत है, उसके अंदर बड़े गुण है, बड़ा चालाक और समझदार है, चटकीला है। और कैसा है? राम भजन बिन कभी न सोता, वो क्या करता है? बिना भगवान का नाम लिए भजन किए कभी नहीं सोता है। फिर सखी कहती है ऐसा सखी साजन, ना सखी तोता, मैं तो तोते की बात कर रही हूँ, साजन की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो बच्चों, हमारा आज का लेसन समाप्त हुआ।